हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, नियोजित विकास की राजनीति। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको वीडियो में ना मिले। बस आपको क्या थोड़ा सब्र रख के वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं है स्क्रॉल किए जा रहे हो तो ये वीडियो अच्छा लग गया, वो वीडियो अच्छा लग गया और 4-5 वीडियो देखे उसका 2-2 मिनट कोई भी नहीं देख पाया पूरा। और उसके साथ ही क्या हुआ, आपने क्या एक मूवी लगा ली, गाने लगा ली और इससे क्या टाइम बर्बाद हो गया। जिसके लिए आए थे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ पाए। तो इसीलिए क्या, इसी को जिसे कहते हैं ना A4 साइज में, यानी कि फुल स्क्रीन को कर लो और आराम से बैठ के देखो। इसमें हर चीज आपको समझाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या, हम लेसन तो वैसे क्या है स्टार्टिंग में ही शुरू कर लेंगे, पर 2 मिनट इसलिए समझाना चाह रहे हैं जैसे आप लोगों को ये पता चले कि क्यों इस 1 घंटे वीडियो को देखना है। ये वीडियो जितनी लंबी जाएगी, जब तक ये चैप्टर फिनिश ना हो, या तो इसे पार्ट 1 में ही खत्म करेंगे या 2 पार्टों में बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या लेसन स्टार्ट करें, नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर कौन सा है, ये 3rd चैप्टर है और हम आपकी बुक भी लेके बैठे हुए, ठीक है। हम बुक क्या है लैपटॉप में लेके बैठे हुए। इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है, ऐसा ना हो आउट ऑफ पॉइंट चले जाए, ऐसा ना हो कि हम पॉइंट से ज्यादा पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और ज्यादा पढ़ा दिया तो पता चल रहा है कि आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज हम उतनी रखेंगे जितनी जरूरत है। क्लियर हो गया, किसी भी चीज को समझाने के लिए। नेक्स्ट नंबर, जितना भी आपका क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके पैटर्न, 1 नंबर के क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में कैसे पूछे जाएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करने के तरीके बताएंगे। क्लियर, बस सब्र रखना है, ये नहीं स्क्रॉल करना है, अरे यार हटा दूसरा देखते तीसरा देखते। कई बार देखना आपने ऐसा किया भी होगा, इस वीडियो को क्लिक उस वीडियो को क्लिक, 2 मिनट नहीं देख पा रहे, ये सही नहीं है वो सही नहीं है। रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है पढ़ने आते हो पढ़ ही नहीं पाते, फिर उसके लिए आप क्या गाने चला लेते हो, मूवी चला लेते हो, कुछ भी अदर ऑप्शन चूज कर लेते हो, पढ़ नहीं पाते। इसलिए क्या इसे A4 साइज में जरूर करके देखना, ठीक है, जिससे कि स्क्रॉल का ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए। क्लियर हो गया, और एक वीडियो ही आपको ये रियलाइज करा देगा कि कितना बेटर यहाँ पर आपको एजुकेशन मिल रही है। क्लियर है, तो आप समझते हैं नियोजित विकास की राजनीति। क्लास 12th है, लेसन 3rd है। क्लियर है, आप समझते हैं इसके अंदर कि ये देखो वर्ड नियोजित विकास, इसका मतलब होता है प्लान डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको विकास तो करना है, पर किस वे में करना है, एक प्लानिंग कमीशन के बेस पे करना है, यानी बिना प्लान बनाए आपको विकास नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया आपने देखा है, ठीक है। इंडिया का एक मैप बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको क्या है, अपना मैप थोड़ा सा ऐसा है। क्लियर है, और ये हल्का सा, ये थोड़ा ज्यादा इधर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये हल्का सा छोटा है, और ये यूं आएगा और फिर यूं चलेगा, ये आपका उत्तराखंड है और फिर ये आपका नेपाल हो गया। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, असम हो गया छोटा सा, सॉरी सिक्किम हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर है, तो भाई ये आपका क्या हो गया, यहाँ देखो ये हल्का सा सीधा आएगा और यू, फिर हल्का सा यू। क्लियर हो गया, ये आपका क्या बन गया, इंडिया का मैप बन गया। और ये आपका क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये आपका जाफरन हो गया। क्लियर है, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी हो गई नीचे। क्लियर है, कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हो गई। और ये आपका क्या है, पाक जल संधि हो गई। क्लियर हो गया, तो ये आपका श्रीलंका अटैच हो गया। आप समझते हैं इसके अंदर उड़ीसा, उड़ीसा बेसिकली चीज है, ये आपका क्या है, बंगाल है, क्या है, ठीक है, ये आपका सिक्किम है, ठीक है। और यहां पर जो ये स्टेट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, उड़ीसा ले लो। क्लियर हो गया, तो यहां एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है उड़ीसा का, ठीक है। तो उड़ीसा जो है वहां रिसोर्सेज बहुत है। रिसोर्सेज का मतलब है लोहा वहां पर है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर कोयला मिल जाएगा, खाने हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ बंगाल के अंदर भी है, उड़ीसा के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। क्लियर है, आंध्र प्रदेश की तरफ थोड़ा सा आ जाओ। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा के अंदर रिसोर्सेज निकले, यहाँ इसमें एक एग्जांपल दे रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। उड़ीसा के अंदर रिसोर्सेज निकले, रिसोर्सेज किस चीज के हैं, तो लोहा, कोयला। अब इसका क्या है, उत्खनन करना है। उत्खनन मतलब निकालना है। अब इनसे प्रभाव किस किस लोगों को पड़ेगा, ये देखो, अगर आप छोटी सी चीजें समझोगे तो बहुत बड़ी बात है।
उड़ीसा में अगर कोयले का खनन करना है तो उससे प्रभावित कौन कौन होगा? तो उससे प्रभावित कौन होगा? पहले नंबर पे सरकार। क्यों सरकार प्रभावित होगी? क्योंकि सरकार को वहां पर क्या मिलेगा? नए नए रोजगार दिए जा सकेंगे लोगों को। नेक्स्ट नंबर पे राज्य का विकास होगा वहां पर, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा? ऐसे में बड़ा एक्टिव होगा, जो उड़ीसा स्टेट है वो एक्टिव होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सरकार में मैं दोनों ले रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। पहले ये प्रभावित होगी, ये चाहेंगे कि उस राज्य के अंदर खनन हो, उद्योग लगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रभावित कौन होगा? तो दूसरे नंबर पे प्रभावित होगा पर्यावरण। कौन प्रभावित होगा? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। और अगर इन्वायरमेंट प्रभावित होता है तो जो लोग इन्वायरमेंट से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, पर्यावरणवादी, वो लोग वहां एक्टिव हो जाते हैं कि आप इस तरीके से अगर क्या पेड़ों को काटेंगे तो उससे क्या होगा? पर्यावरण को प्रभावित होंगे। इसीलिए आप इस तरीके से क्या नहीं कर सकते? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी आपको विकास तो करना है, विकास से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे है कि पर्यावरण को ध्यान में रखे विकास करना है। इसको बोलते हैं सतत विकास। अभी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, टेंशन मत लेना, ठीक है। सब रखे बस समझना, ठीक है। तीसरा कौन प्रभावित होगा? तीसरा जो उस जंगल में रह रहे हैं लोग, यानी कि चाहे वो आदिवासी लोग रह रहे हो या एससी लोग रह रहे हो। तो मान लेते हैं ज्यादातर लोग जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, क्लियर, जिसको हम एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, क्लियर। तो आदिवासी लोग प्रभावित होंगे, क्यों? उन्हें जंगलों से बाहर निकाला जाएगा, तो ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्लियर हो गया। तो ये बता रहे हैं जब विकास होता है तो उससे कौन कौन प्रभावित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसलिए सरकार बड़ी एक्टिव हो जाती है विकास के नाम पर कि अगर यहाँ खनन होगा, कोयला निकलेगा, राज्य के पास आय आएगी, राज्य लोगों को इनकम दे सकेगी, ठीक है। पर्यावरणवादी लोग कहते हैं इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, पेड़ कम से कम काटे जाए, इसलिए वो भी आंदोलन करेंगे। और आदिवासी लोग इसलिए आंदोलन करेंगे क्योंकि उन्हें गांव से क्या किया जा रहा है? बाहर फेंका जा रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमें गांव से निकाला जाए। यानी जो हम जंगलों में रह रहे हैं, जल सुना होगा, जल, जमीन, जंगल, इन तीनों का क्या है? लोगों को मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब ये तीनों चीजें जिन लोगों की है, जहां वो लोग रहते हैं, उनसे नहीं छीनी जा सकती, क्लियर हो गया। तो ये जो तीन चीजें यहां पर क्या मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो उड़ीसा में भी इसी तरीके का हुआ, पर हमेशा ध्यान रखना मोस्ट ऑफ टाइम सरकार जीत जाती है, क्योंकि सरकार के पास पावर है। पर्यावरणवादी लोग आंदोलन करते हैं, कुछ हद तक वो सफल भी होते हैं, ठीक है। आदिवासी लोग हैं, कौन? आदिवासी लोग हैं, उनको क्या किया जाता है? रिसेटल कर दिया जाता है, कहीं और विस्थापित कर दिया जाता है कि आप यहाँ रहो, यहाँ जमीन दे रहे हैं हमको, ठीक है। इस तरीके की समस्याएं हल करके विकास किया जाता है। क्यों? क्योंकि विकास क्या है? जरूरी है। अगर हम लोग पर्यावरण पर ध्यान देते, आदिवासियों पर ध्यान देते, तो आज इंडिया इतना ऊपर आगे नहीं आया होता। आदिवासी भी विकसित हुए हैं। पर्यावरण भी देखो, जहां पर क्या बोलते हैं खाली जगह है वहां पेड़ लगाओ, ठीक है। पर जहां पर अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उड़ीसा का, ठीक है। किस तरीके से तीन लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीनों के अपने आपसी हित हैं। अब इसी के साथ सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड जो पॉइंट है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि वामपंथी लोग कौन होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कई बार कि वामपंथी राजनीतिक दल, एक नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है, कौन से? वामपंथी राजनीतिक दल और दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी कौन? राजनीतिक दल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वामपंथी के अंदर आप लोग ले सकते हो सीपीआई को, क्लियर है। सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, क्लियर है। वैसे मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आम आदमी पार्टी का देना चाहूंगा, एपी। आम आदमी पार्टी क्या है? वामपंथी पार्टी है। और दक्षिणपंथी में एग्जांपल हम देना चाहेंगे किसका? बीजेपी पार्टी का, क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं कि विकास के अंदर इन दोनों की विचारधारा क्या है। क्वेश्चन आ जाए, वामपंथी विचारधारा किसे कहते हैं या वामपंथी दल कौन है, क्लियर। तो लिखेंगे वामपंथी विचारधारा, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन, क्या वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है? तो वामपंथी से अभिप्राय यह है जो चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जितना भी खुली कंपटीशन की जा रही है उसकी जगह क्या है? गरीब लोगों के हित में कार्य किए जाए। किसके लोगों में? गरीब। ये सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हैं,
वो चाहते हैं कि विकास के अंदर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करे, हस्तक्षेप करे। ठीक है, वो क्या खुली कंपटीशन की बात नहीं करते। पर दक्षिणपंथी लोग क्या चाहते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा वह विचारधारा होती है जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन करते हैं। वे चाहते हैं कि राजनीति यानी जो सरकार है वो सिर्फ कुछ मुद्दों तक ही सीमित रहे। कुछ मुद्दे मतलब सुनना, जैसे कि डिफेंस बहुत जरूरी है एक देश का, है लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है, यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम कौन, सेना, राज्य अपने हाथ में रखे और पुलिस व्यवस्था अपने हाथ में रखे, आईएएस आईपीएस जिसे कहते हैं ना नौकरशाही अपने हाथ में रखे, बस बाकी बिजनेस खुला छोड़ दिया जाए। तो ये कौन है, दक्षिणपंथी। बीजेपी देखो अभी पार्टी है और बीजेपी खुला क्या है, बिजनेस को प्रमोट कर रही है। ठीक है, और अब देखो हम ये नहीं कह रहे कि उनकी संस्कृति, ये संस्कृति मानते हैं ये नहीं, सॉरी दक्षिणपंथी संस्कृति नहीं मानते हैं और वामपंथी लोग अपनी संस्कृति को नहीं मानते, वो सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं। जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी ले लो, एक कभी भी क्या है कल्चर की नहीं सुना होगा कि कल्चर की बात करे कि इंडिया के अंदर क्या था क्या नहीं था। अरे समझ में नहीं आ रहा, 2000 साल पहले इंडिया में देखो क्या था, हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया थी, ऋषि मुनि, इनकी कभी बात नहीं सुनोगे केजरीवाल के मुंह से। ठीक है, पर नरेंद्र मोदी के मुंह से आप कई बार ये बात सुनोगे कि देखो हम 2000 साल पहले क्या थे, क्या से क्या चीजें, शुरुआत तो हमारे देश में ही हुई थी सारी चीजों की। ठीक है, ये पश्चिम तो कुछ नहीं था हमारे आगे, ये है वो है ना। तो इन लोगों को अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, इन लोगों को संस्कृति से कोई लेन देना नहीं है। ये चाहते हैं कि समाज के अंदर क्या हो, समानता है। समानता का मतलब ये है, ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार में फंस रही है पार्टी, ये नहीं कह रहा। ठीक है, मैं विचारधारा बता रहा हूँ, क्लियर। ऐसा मत सोचना कि ये पार्टी ऐसी है और ये पार्टी ऐसी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ लोग आप देखोगे तो ऐसे मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आपको वामपंथी और दक्षिणपंथी पता चल गया। ये खुला कंपटीशन की बात नहीं करते हैं, ये सरकार के हस्तक्षेप की बात करते हैं, गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, उसमें सरकार क्या करे, सकारात्मक भूमिका निभाए। दक्षिणपंथी लोग क्या है, खुली कंपटीशन की मांग, मतलब क्या बोलते हैं, समर्थक होते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना हो बिजनेसों के अंदर। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ समझते हैं क्या, अब इसी के साथ समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है कि विकास की धारणाएं क्या है। तो समझते हैं विकास की धारणाएं बेसिकली चीज है, अभी तक जितनी भी एक आइडियोलॉजी आई, विचारधारा आई, वो दो विचारधाराएं आई। पहली जो विचारधारा थी वो सबसे पहले पूंजीवाद था। क्लियर है, सबसे पहले जो आया वो कैपिटलिज्म आया। ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिटलिज्म के विरोध में आया साम्यवाद। क्लियर है, इसको कई बार लोग समाजवाद भी कह सकते हो। साम्यवाद और समाजवाद में अंतर है, ठीक है, बट रूप यही समझ लो। ठीक है, इसका मतलब इनमें अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना है, साम्यवाद क्रांति के दम पर आता है और समाजवाद लोकतंत्र के दम पर आता है। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी सपा सुनी होगी, वो इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन लड़के राजनीति में आएगी। तो अब क्या बताऊं, इंडिया की पार्टियां ऐसी हैं कि एग्जाम्पल दूंगा तो लोग सोचते हैं कि वाकई है ना। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार है, क्राइम बढ़वाया, वो नहीं बात कर रहे हैं हम, विचारधारा की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो जो समाजवाद होता है वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर क्या है, समानता है, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। सरकार इनमें क्या करे, अंतर को समान लाने की कोशिश करे। ठीक है, साम्यवाद क्या है, क्रांति के दम पर कहता है प्यार से कोई संपत्ति नहीं देगा। सोचो तुम्हारा भले एक छोटा सी झुग्गी झोपड़ी हो, तुम गरीब हो, हर समझ नहीं है, उसके बावजूद भी तुमसे कहा जाए कि ये झुग्गी अपनी दे दो, सारे लोगों को जमीन जायदाद ले लेंगे फिर सबको देंगे, तुम ईमानदारी से बताना नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, क्या पता मेरे हिस्से में झुग्गी भी नहीं आई। मेरी बात समझेंगे, यही तो रीजन है कि दिल्ली के अंदर जब झुग्गी तोड़ के मकान देने की बात की तो लोगों ने अपनी झुग्गियां नहीं दी। लोगों ने कहा अभी झुग्गी ले रहे, क्या पता मकान मिले या ना मिले। और ऐसी जब क्रांति होगी तो आपका सारे रिसोर्सेज छीन ले जाएंगे, आपको क्या पता मिले या ना मिले समानता। क्लियर है। तो यहाँ क्रांति इसीलिए लानी पड़ती है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, प्यार से अपने रिसोर्सेज नहीं देगा, इसलिए हथियार उठाओ, सबको मार दो, जितने लोग अपनी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते, जो पूंजीपति अमीर लोग हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग अमीर लोग ही क्या नहीं देंगे, रिसोर्सेज अपने नहीं देंगे। तो ये साम्यवाद है। अब ये दोनों समझते हैं। पूंजीवादी विचारधारा जो है वो सबसे पहले देखो गांव हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, बिजनेस नाम मात्र की चीजें हुआ करते थे, कुछ ही लोग थे जो बिजनेस किया करते थे। ठीक है, पर आज के टाइम में तो हर कोई बिजनेस कर रहा है, बेसिक चीज है या नहीं है। ठीक है, अब देखो टीचर पढ़ा भी रहा है तो वो भी बिजनेस एक तरीके का, वो स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है, बदले में फीस ले रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा फीस लेने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट से। क्लियर है।
हर समय वो देखो दिखा रहा है आपको कि हम बेटर क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, पर सच्चाई है कि वो भी कमा ही रहा है बंदा। ठीक है, अगर कह दिया जाए, मैं कुछ समाज सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति कुछ समाज सेवक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिजनेस में है, पर वो लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ लोग क्या बिजनेस ही कर रहे हैं। आ जाओ, तो पहले क्या था, गांव की अर्थव्यवस्थाएं थी, गांव से निकलकर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तकनीक आई, और तकनीक ने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, तब पूंजीवाद निकल कर आया, और पूंजीवाद ने शोषण बहुत किया। पूंजीवाद की आप शुरुआत समझना चाहो तो समझ लो कि ये ब्रिटेन से हुई, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद लेकर आई। क्लियर है, और औद्योगिक जो क्रांति है उसके अंदर अमीर बहुत अमीर हुआ, गरीब बहुत गरीब हुआ, और अमीर गरीब ने, जो अमीर था उसने शोषण बहुत किया, सैलरी कम से कम दिए, इतना विचार देखो, 16-16 घंटे काम कर रहा है गरीब आदमी, फिर भी खाने लायक नहीं कमा पा रहा। ठीक है, अमीर आदमी इतना ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज है, इतना ज्यादा है कि उसे जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा उसके पास है। तो ये जो अंतर है, ठीक है, इसके लिए कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा लिख बताई कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है क्रांति करके। अरे समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, हम वहां समानता स्थापित कर सकते हैं। तो ये आर्थिक समानता की बात करता है कौन? मार्क्स। कौन? मार्क्स। क्लियर? इसकी एक पुस्तक थी, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन सी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इसने लिखी थी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। तो ये दो विचारधाराएं थी हमारे पास। एक तो ये कि खुला कंपटीशन दी जाए, लोगों से कहा जाए जो बिजनेस करो वो करो, मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया जाए। दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ क्या करे, सरकार अपने कंट्रोल में ले ले। तो उस समय क्या हुआ, एक बॉम्बे प्लान आया। समझने वाली बात है, क्या आया? बॉम्बे प्लान। एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में, कब? 1944 के अंदर भारतीय उद्योगपतियों ने, सोचो सारे उद्योगपति क्या चाहते हैं कि खुला कंपटीशन दी जाए, राज्य इंटरफेयर ना करे। पर उस समय उद्योगपति जानते थे कि अगर खुला कंपटीशन दी गई तो हम लोगों के पास इतनी क्या नहीं है, पैसे ही नहीं है कि हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे, और लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो खरीदेंगे हमारी चीजें। इसलिए सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। तो बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं? बॉम्बे प्लान से अभिप्राय यह है कि देश के क्या, देश के उद्योगपतियों ने एक सभा की, मीटिंग की, जिसमें यह अनुमान लगाया कि सरकार को सजेस्ट करना चाहिए कि सरकार को उत्पादन के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। ठीक है, अब सोचो जब उद्योगपति खुद कह रहे हो कि सरकार को क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरफेयर करेगी? क्लियर है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि मोस्ट ऑफ लोग हमारे देश के गरीब थे, 90% लोग गरीब थे उस समय। अरे समय, और जो 10% लोग थे वो लोग थे जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था बिजनेस में। जमींदार लोग, क्या इंटरेस्ट था? देखना, कोई मूवी, पुरानी मूवी देख लो। ठीक है, पुरानी मूवी के अंदर आप फिरंगी देख लो ना, उसकी कपिल शर्मा की एक फिरंगी मूवी है ना, ठीक है, उस मूवी के अंदर आप देख लो, राजा है, क्या काम है? कोई नहीं है, हाथी पे बैठ के शिकार कर रहे हैं। समझ? क्यों? उन्हें कोई लेन देन, उन्हें पता है इतना यार है अपना कि खाने लायक तो आएगा ही, और हम राजा हैं, इन सबसे जबरदस्ती क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे। ऐसे जमींदार लोग हुआ करते थे, जमींदार जबरदस्ती टैक्स ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी से। क्या है, जो मजदूर हुआ करते थे, गरीब लोग, एससी लोग, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ठीक है, और उन्हें खाने लायक दे रहे हैं, बाकी सारा अपने पास रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा, और जो 10% था वो इंटरफेयर करना नहीं चाहता था। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे उस समय टाटा आ चुका था, है, टिस्को की स्थापना हो चुकी थी, वो बहुत ही रियर लोग थे। ज्यादातर जो अमीरों की बात कर रहे हैं वो जमींदार थे। क्लियर है? तो इसी के साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत कौन सी इकोनॉमी अपनाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया? तो विकास की धारणाएं पता चल गई हमें। ठीक है, ठीक है, हमने पश्चिमी मुल्क के बारे में भी पढ़ लिया, आधुनिकरण जो है ना। अब आ जाओ भाई, ठीक है, अगर हम लोगों ने जब मिक्स इकोनॉमी अपना ली, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर अब योजनाएं बनाना जरूरी था। इसलिए हमने योजना बनाने का जो शुरुआत की वो कहां से, एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, समझ, 1950 में। कब? 1950 के अंदर। कौन से मंथ में हुई?
और इसमें ये भी जानना है तो जनवरी में हुई। क्लियर है? आरएस में नहीं आ रहा, 26 जनवरी को तो क्या हुआ प्लान, ठीक है ओके। ये वैसे मार्च होना चाहिए, हाँ मार्च ही है। क्लियर है? क्या है ये? मार्च 1950 योजना आयोग हो गया हमारा। क्लियर हो गया? अब योजना आयोग ये जो विचार है 5 ईयर प्लानिंग, कितना, कौन सी ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग या प्लान, कहां से लिया हमने पता है? यूएसएसआर से। एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पंचवर्षीय योजनाएं हमने किस देश के संविधान से ली, यूएसएसआर। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यूएसएसआर की सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना अपनाई वो कब अपनाई, उसने कब क्या इंप्लीमेंट किया, तो 1928, कितना हो जाएगा 33। ये उसकी क्या थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी 1932। 5 साल हो गए, 27 से 32। पहली पंचवर्षीय योजना किसकी थी, ये यूएसएसआर की। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। अब योजना आयोग जब योजना बनाएगा तो देखो मोस्ट ऑफ कंट्री जो थी वो गरीब थी, हमारे क्या है राष्ट्रीय आय भी ज्यादा थी नहीं, तो इसीलिए क्या है हमें इस तरीके से योजना आयोग का, कई बार क्वेश्चन है योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना का उद्देश्य क्या था, तो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना का उद्देश्य पहला ये था कि संसाधनों का इस तरीके से बंटवारा हो कि ऐसा ना हो कि एक तबके के पास संसाधन इकट्ठे हो जाए जाकर, यानी कि संसाधन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सभी लोगों को क्या मिले, उसमें बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि असमानता ज्यादा क्रिएट ना हो। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे स्त्री और पुरुष, ऐसा ना हो कि जो स्त्रियों की पुरुषों की आय बहुत अधिक हो जाए, स्त्रियां बिल्कुल दबती जाए। ठीक है, तो इनमें भी समानता लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। कौन? योजना आयोग। ठीक है, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन हो गए। समुदाय के भौतिक साधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि सब मान की भलाई हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन और उत्पादन के साधन एक जगह इकट्ठे हो जाए, जन सामान्य की भलाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, अच्छा अब जो नीति जो योजना आयोग है वो बदल गया है। योजना आयोग जो था वो 5 ईयर के लिए था, कितने के लिए, अब इसको कितने ईयर के लिए कर दिया गया है, तो योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। क्लियर? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नीति क्या, नीति की फुल फॉर्म क्या है, क्या नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? इसकी स्थापना कब, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट कब आई, तो 2014 में इलेक्शन जीती, तो इसने क्या 1 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी कब से कब तक रही। क्लियर है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2000 कब थे, 12 से लेके कितना होगा 2012, 12 का 13 14 15 16 17 तक, कब तक, ये आपकी क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना रही। नीति आयोग का काम क्या है, तो ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है, ये सजेस्ट करेगा किस तरीके से चीजों को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, जैसे गरीबी कैसे मिटाई जा सके, असमानता को कैसे कम किया जा सके, एमएसएमई को कैसे क्या डेवलप किया जा सके, तो ये सारी चीजें कौन सोचेगा, नीति आयोग इस पे सजेशन देगा। तो भाई इसी के साथ क्या है, योजना का महत्व क्या है, कहने का मतलब हमने जो मिक्स मतलब इकोनॉमी अपनाई, उसका जो ये प्लानिंग हमने करना शुरू की, उसका कारण क्या है। इसका कारण ये कि इंटरनेशनल लेवल पे उस समय वो माहौल था कि प्लानिंग क्या की जाए, सारे देश कर रहे थे, चाहे वो रशिया हो और चाहे वो क्या हो अमेरिका जैसे देश हो। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक मंदी आई थी।
आर्थिक मंदी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता है 14 से 18 तक हुआ, और जस्ट उसके बाद 1933 के अंदर क्या हुआ, महामंदी आ गई। और इस मंदी के अंदर रशिया कह रहा हूं, अमेरिका जैसी इकोनॉमी को क्या हो गई, कोलैप्स मार गई, डूब गई। महामंदी का मतलब ये होता है जब बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना बंद कर दे। ठीक है, जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जब इनकम नहीं होगी तो वो चीजें खरीद नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स होता चला जाता है। तो ये महामंदी आई। इस महामंदी के अंदर देखा कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मतलब पूंजीवाद तो क्या है, खुला कंपटीशन की बात कर रहा है, यहाँ बिजनेसमैन इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। तो कैसे इकोनॉमी को रिकवर किया जाए, तब बताया गया। ठीक है, यहां पर कौन, केंज। ठीक है, अर्थशास्त्री केंज जो थे उन्होंने एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि एक समष्टि अर्थशास्त्र, अगर इकोनॉमिक्स है आप लोगों के पास, तो जिसे हम कहते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये उसी समय आई। क्लियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी क्या एक धारणा है, जिसमें कहा गया कि माइक्रो तो ठीक है, एक व्यक्ति डिमांड कर रहा है, खरीद रहा है, मांग और पूर्ति, ये समझ में आता है। अब सामूहिक देश की मांग क्या है और सामूहिक देश की पूर्ति क्या है, ये भी जरूरी है। इसके लिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, सरकार इन्वेस्ट कर सकती है। तब गवर्नमेंट ने क्या है, इन्वेस्ट करने शुरू की, तब इकोनॉमी क्या है दोबारा से उठना शुरू हुई। तो योजना का उस समय महत्व सारे देश लगभग लगभग पहचान चुके थे। ठीक है, रशिया हो गया, रशिया से तो शुरुआत ही हुई थी, बाकी जितने पूंजीवादी देश थे वो भी क्या है, प्लानिंग की बात करने लगे थे। आगे इसी के साथ देखेंगे, अगर बुक हो तो आप लोग बुक में उठा के देखना। तो इसमें क्या है, ब्लेज रियलिटी बना रखा है, ऐसे एक पिक्चर है, ऐसे एक पिक्चर है ब्लेज रियलिटी। ठीक है, और यहाँ पर एक डंडा टूटा टाटा सा। ठीक है, योजना आयोग लेके दौड़ रहा है कि हट जा, मैं इसी से इसको पार कर जाऊंगा। पर रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, टूटे हुए डंडे से पार हो जाएगा, नहीं होगा। बेसिकली गिरेंगे, और वही हुआ इंडिया के साथ। फर्स्ट 5 ईयर कब आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, 19 कब से, 1950 में योजना आयोग आया। कब आया, 1950 में। और उसने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब दी, 50-51 से लेकर 1956, पहली पंचवर्षीय योजना। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और 1961 से 1966 में खत्म होगा ना, 7 में। क्लियर है, हाँ 66 होगा। और 1960 में हमने क्या कर लिया, ब्रेक ले लिया। हमने कहा भैया बहुत थक गए, थोड़ा सा रेस्ट ले लो यार, बहुत हालत बुरी हो गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस में ध्यान दिया, कृषि पे। किस पे ध्यान दिया, कृषि पे। हर इसके अर्थशास्त्री कौन थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने किस में ध्यान दिया, उद्योग में। इसके अर्थशास्त्री कौन थे, तो पीसी महानोबेल्स। क्लियर है, और इसके कौन थे, के एन राज। कौन, इकोनॉमिस्ट के एन राज। क्लियर हो गया, हाँ के एन राज। क्लियर हो गया, तो इसके कौन थे, अर्थशास्त्री के एन राज, और इसके कौन थे, पीसी महानोबेल्स। जो पहली पंचवर्षीय योजना है तो कहा इंडिया को कम से कम 1-2 दशक तक, यानी करीबन 10 से 20 साल तक इंडिया को कृषि पर ध्यान देना चाहिए, और न कि उद्योगों पर। ठीक है, और इसीलिए क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े बांध बनाए गए, जो है ना। नेक्स्ट नंबर, नहरें की खुदाई हुई, जैसे कि भांगड़ा नागल बांध उसी समय भगड़ा, उसी समय बंधा बना था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हीराकुंड बांध है, उसी समय बना था। नहरें खुदाई गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे सिंचाई की व्यवस्था की गई। क्लियर है, बेटर टेक्नोलॉजी की बात की गई कृषि के अंदर। तो ये काम पहले में। दूसरे में क्या है, नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो बेसिकली ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है,
प्रधानमंत्री होता था, क्योंकि अब तो ये खत्म हो गया। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। तो बन गया, पहले में पता चल गई। दूसरे में उद्योग पे ध्यान दिया गया। नेहरू जी बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया को, क्योंकि बेसिकली चीजें जब दुनिया आगे चल रही हो और आप कैसे पीछे पड़े रह सकते हो कि यार पहले कृषि बढ़िया करेंगे उसके बाद उद्योग में लगाएंगे, नहीं, उद्योग पर मेन ध्यान देंगे। और जब इंडिया ने उद्योग पर खर्चा करना शुरू किया तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमने इकोनॉमी तो क्लोज कर दी थी। भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? पूरी तरीके से बंद अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब ये विदेशों से हम क्या है, कोई भी चीज खरीद नहीं रहे थे, हम वही चीजें खरीद रहे थे जो हम बना नहीं सकते थे। समझे नहीं? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, जो आरक्षित मुद्रा है वो हमें खत्म करनी पड़ रही थी, पे करनी पड़ रही थी विदेशी मुद्रा। तो ये कारण था जिसकी वजह से हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी, अपने घरेलू उद्योगों को क्या है, संरक्षण दे रहे थे। सेकेंड ईयर में हमने क्या है, जब मतलब सेकेंड प्लान हमने अपनाया तो इसमें क्या है, भारत की औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है, 1956 के अंदर। क्लियर है? समझेंगे थोड़ा थोड़ा। अब उद्योग पे ध्यान देना शुरू किया। जब उद्योग पे ध्यान देना शुरू किया तो कृषि का पैसा उद्योग में लगाया गया, जिससे कृषि क्या हो गई, पिछड़ गई। यानी कि जो उसे क्या बोलते हैं, खर्चा मिलना चाहिए था सिंचाई के ऊपर, बांधों के ऊपर, है ना, नेक्स्ट नंबर तकनीक के ऊपर, है ना, नहरें खुदनी चाहिए थी, उतना खर्चा नहीं हो पाया। ज्यादा खर्चा कहाँ हो गया, उद्योग के ऊपर हो गया, जिसका प्रभाव क्या पड़ा, जिसका प्रभाव ये पड़ा, कृषि पिछड़ गई। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों पे ध्यान देने की कोशिश की गई। किस पे? कृषि पर भी और उद्योग पर भी। इस समय बड़े बड़े उद्योग में सेकंड में जब देखोगे तो बड़े बड़े क्या है, स्टील प्लांट लगाए गए। अरे में स्टील प्लांट लगाए गए। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या बोलते हैं, खनन के बहुत सारे उद्योग लगे। ठीक है, अरे समझ, इसमें दोनों पे ध्यान दिया गया, कृषि पर भी और उद्योग पे भी। और इसी दौरान क्या हुआ, भारत के अंदर खाद्यान्न संकट आ गया, मानसून अच्छा रहा नहीं, जिसकी वजह से जो फसल थी वो बढ़िया नहीं हो पाई। और उस समय क्या हुआ, जब खाद्यान्न संकट आया तो आप अंदाजा इस बात से लगा लो कि बिहार के अंदर 34% मृत्यु दर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, अच्छा देखो, इस पार्ट 1 में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। बाय एवरीवन, पार्ट 2 का वेट करते हैं।